लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 7वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विजयगढ़ के महाराज जयसिंह को पहले ये खबर मिली थी कि तिलिस्म टूटे जाने पर भी कुमारी चंद्रकांता की खबर न लगी। इसके बाद ये मालूम हुआ कि कुमारी जीती जागती हैं और उसी की खोज में बीरेंद्र सिंह फिर खोह के अंदर गए हैं। इन सब बातों को सुन सुनकर महाराज जयसिंह बराबर उदास रहा करते थे। महल में महारानी की भी बुरी दशा थी। चंद्रकांता की जुदाई में खाना पीना बिल्कुल छूटा हुआ था। सूख के कांटा हो रही थी और जितनी औरतें महल में थीं सभी उदास और दुखी रहा करती थीं। एक दिन महाराज जयसिंह दरबार में बैठे थे। दीवान हरदयाल सिंह जरूरी अर्जियां पढ़कर सुनाते और हुक्म लेते जाते थे। इतने में एक जासूस हाथ में एक छोटा सा लिखा हुआ कागज लेकर हाजिर हुआ। इशारा पाकर चौबदार ने उसे पेश किया। दीवान हरदयाल सिंह ने उससे पूछा, ये कैसा कागज लाया और क्या कहता है? जासूस ने अर्ज किया, इस तरह के लिखे हुए कागज शहर में बहुत जगह चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं। त्रिमुहानियों पर, बाजार में, बड़ी बड़ी सड़कों पर इसी तरह के कागज नजर पड़ते हैं। मैंने एक आदमी से पढ़वाया था जिसके सुनने से जी में डर पैदा हुआ और एक कागज उखाड़कर दरबार में ले आया हूं। बाजार में इन कागजों को पढ़ पढ़कर लोग बहुत घबरा रहे हैं। जासूस के हाथ से कागज लेकर दीवान हरदयाल सिंह ने पढ़ा और महाराज को सुनाया। ये लिखा हुआ था, नौगढ़ और विजयगढ़ के राजा आजकल बड़े जोश में आए होंगे। दोनों को इस बात की बड़ी शेखी होगी कि हम चुनार फतह करके निश्चिंत हो गए। अब हमारा कोई दुश्मन नहीं रहा। इसी तरह बीरेंद्र सिंह भी फूले न समाते होंगे। आजकल मजे में खोह की हवा खा रहे हैं, मगर ये किसी को मालूम नहीं कि उन लोगों का बड़ा भारी दुश्मन मैं अभी तक जीता हूं। आज से मैं अपना काम शुरू करूंगा। नौगढ़ और विजयगढ़ के राजों, सरदारों और बड़े बड़े सेठ साहूकारों को चुन चुन कर मारूंगा। दोनों राज्य मिट्टी में मिला दूंगा और फिर भी गिरफ्तार न होऊंगा। ये न समझना कि हमारे यहां बड़े बड़े अय्यार हैं। मैं ऐसे ऐसे अय्यारों को कुछ भी नहीं समझता। मैं भी एक बड़ा भारी अय्यार हूं, लेकिन मैं किसी को गिरफ्तार न करूंगा। बस जान से मार डालना मेरा काम होगा। अब अपनी अपनी जान की हिफाजत चाहो तो यहां से भागते जाओ। खबरदार खबरदार खबरदार। अय्यारों का गुरु घंटाल, जालिम खां। इस कागज को सुन महाराज जयसिंह घबरा उठे। हरदयाल सिंह के भी होश जाते रहे और दरबार में जितने आदमी थे सभी कांप उठे। मगर सभी को ढांढस देने के लिए महाराज ने गंभीर भाव से कहा, हम ऐसे लुच्चों के डराने से नहीं डरते। कोई घबराने की जरूरत नहीं। अभी शहर में मुनादी करा दी जाए कि जालिम खां को गिरफ्तार करने की फिक्र सरकार से की जाती है। ये किसी का कुछ न बिगाड़ सकेगा। कोई आदमी घबरा कर या डर कर अपना मकान न छोड़े। मुनादी के बाद शहर में पहरे का इंतजाम पूरा पूरा किया जाए और बहुत से जासूस उस शैतान की टोह में रवाना किए जाएं। थोड़ी देर के बाद महाराज ने दरबार बर्खास्त किया। दीवान हरदयाल सिंह भी सलाम करके घर जाना चाहते थे, मगर महाराज का इशारा पाकर रुक गए। दीवान को साथ ले महाराज जयसिंह दीवान खाने में गए और एकांत में बैठकर उसी जालिम खां के बारे में सोचने लगे। कुछ देर तक सोच विचार कर हरदयाल सिंह ने कहा, हमारे यहां कोई अय्यार नहीं है जिसका होना बहुत जरूरी है। महाराज जयसिंह ने कहा, तुम इसी वक्त एक चिट्ठी यहां के हालचाल की राजा सुरेंद्र सिंह को लिखो और वो इश्तेहार भी उसी के साथ भेज दो जो जासूस लाया था। महाराज के हुक्म के मुताबिक हरदयाल सिंह ने चिट्ठी लिखकर तैयार की और एक जासूस को देकर उसे पोशीदा तौर पर नौगढ़ की तरफ रवाना किया। इसके बाद महाराज ने महल के चारों तरफ पहरा बढ़ाने के लिए हुक्म देकर दीवान को विदा किया। इन सब कामों से छुट्टी पा महाराज महल में गए। रानी से भी ये हाल कहा। वो भी सुनकर बहुत घबराई और तुम इस बात की खलबली पड़ गई। आज दिन और रात इस तरद्दुद में गुजर गई। दूसरे दिन दरबार में फिर एक जासूस ने कल की तरह एक और कागज लाकर पेश किया और कहा, आज तमाम शहर में इसी तरह के कागज चिपके दिखाई देते हैं। दीवान हरदयाल सिंह ने जासूस के हाथ से वो कागज ले लिया और पढ़कर महाराज को सुनाया। ये लिखा था, वाह वाह वाह, आपके किए कुछ न बन पड़ा तो नौगढ़ से मदद मांगने लगे। ये नहीं जानते कि नौगढ़ में भी मैंने उपद्रव मचा रखा है।
क्या आपका जासूस मुझसे छिपकर कहीं जा सकता था? मैंने उसे खत्म कर दिया। किसी को भेजिए उसकी लाश उठा लाए। शहर के बाहर कोस भर पर उसकी लाश मिलेगी। वही जालिम खां। इस इश्तेहार के सुनने से महाराज का कलेजा कांप उठा। दरबार में जितने आदमी बैठे थे सभी के छक्के छूट गए। सबको अपनी अपनी फिक्र पड़ गई। महाराज के हुक्म से कई आदमी शहर के बाहर उस जासूस की लाश उठा लाने के लिए भेजे गए। जब तक उसकी लाश दरबार के बाहर लाई जाए एक धूम सी मच गई। हजारों आदमियों की भीड़ लग गई। सभी की जुबान पर जालिम खां सवार था। नाम से लोगों के रोए खड़े होते थे। जासूस के सिर का पता न था और जो चिट्ठी वो ले गया था वो उसके बाजू से बंधी हुई थी। जाहिर में महाराज ने सभी को ढांढस दिया, मगर तबीयत में अपनी जान का भी खौफ मालूम हुआ। दीवान से कहा, शहर में मुनादी करा दी जाए कि जो कोई इस जालिम खां को गिरफ्तार करेगा उसे सरकार से 10,000 रुपया मिलेगा और यहां के कुल हालचाल की चिट्ठी 5 सवारों के साथ नौगढ़ रवाना की जाए। ये हुक्म देकर महाराज ने दरबार बर्खास्त किया। 5 सवार जो चिट्ठी लेकर नौगढ़ रवाना हुए डर के मारे कांप रहे थे। डर था कि अपनी जान से हाथ न धो बैठें। आपस में इरादा कर लिया कि शहर के बाहर होते ही बेतहाशा घोड़े फेंके निकल जाएं, मगर न हो सका। दूसरे दिन सवेरे ही फिर इश्तेहार लिए हुए एक पहरे वाला दरबार में हाजिर हुआ। हरदयाल सिंह ने इश्तेहार लेकर देखा, ये लिखा था, इन 5 सवारों की क्या मजाल थी जो मेरे हाथ से बचकर निकल जाते। आज तो इन्हीं पर गुजरी, कल से तुम्हारे महल में खेल मचाऊंगा। लो, अब खूब संभल कर रहना। तुमने ये मुनादी कराई है कि जालिम खां को गिरफ्तार करने वाला 10,000 इनाम पावेगा। मैं भी कहे देता हूं कि जो मुझे गिरफ्तार करेगा उसे 20,000 इनाम दूंगा। वही जालिम खां। आज का इश्तेहार पढ़ने से लोगों की जो स्थिति हुई वे ही जानते होंगे। महाराज के तो होश उड़ गए। उनको अब उम्मीद न रही कि हमारी खबर नौगढ़ पहुंचेगी। एक चिट्ठी के साथ पूरी पलटन को भेजना ये भी जवांमर्दी से दूर था। सिवाय इसके दरबार में जासूसों ने यह खबर सुनाई कि जालिम खां के खौफ से शहर कांप रहा है। ताज्जुब नहीं कि 2 या 3 दिन में तमाम रियाया शहर खाली कर दे। ये सुनकर और भी तबीयत घबरा उठी। महाराज ने कई आदमी उन सवारों की लाशों को लाने के लिए रवाना किए। वहां जाते ही उन लोगों की जान कांपती थी, मगर हाकिम का हुक्म था, क्या करते लाचार जाना पड़ता था। 5 आदमियों की लाशें आ गईं। उन सभी के सिर कटे हुए न थे। मालूम होता था फांसी लगाकर जान ली गई है, क्योंकि गर्दन में रस्सी के दाग थे। इस कैफियत को देखकर महाराज हैरान हो चुपचाप बैठे थे। कुछ अक्ल काम नहीं करती थी। इतने में सामने से पंडित बद्रीनाथ आते दिखाई दिए। आज पंडित बद्रीनाथ का ठाठ देखने लायक था। पोर पोर से फुर्तीलापन झलक रहा था। अय्यारी के पूरे ठाठ से सजे थे, बल्कि उससे फाजिल तीर कमान लगाए, चुस्त जांघिया कसे, बटुआ और खंजर कमर से, कमंद पीठ पर लगाए, पत्थरों की झोली गले में लटकती हुई, छोटा सा डंडा हाथ में लिए कचहरी में आ मौजूद हुए। महाराज को यह खबर पहले ही लग चुकी थी कि राजा शिवदत्त अपनी रानी को लेकर तपस्या करने के लिए जंगल की तरफ चले गए हैं और पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल वगैरह सब अय्यार राजा सुरेंद्र सिंह के साथ हो गए हैं। ऐसे वक्त में पंडित बद्रीनाथ का पहुंचना महाराज के वास्ते ऐसा हुआ जैसे मरते हुए पर अमृत बरसना। देखते ही खुश हो गए। प्रणाम करके बैठने का इशारा किया। बद्रीनाथ आशीर्वाद देकर बैठ गए। जयसिंह, आज आप बड़े मौके पर पहुंचे। बद्रीनाथ, जी हां, अब आप कोई चिंता न करें। 2-1 दिन में ही जालिम खां को गिरफ्तार कर लूंगा। जयसिंह, आपको जालिम खां की खबर कैसे लगी? बद्रीनाथ, इसकी खबर तो नौगढ़ ही में लग गई थी, जिसका खुलासा हाल दूसरे वक्त कहूंगा। यहां पहुंचने पर शहर वालों को मैंने बहुत उदास और डर के मारे कांपते देखा। रास्ते में जो भी मुझको मिलता था उसको बराबर ढांढस देता था कि घबराओ मत, अब मैं आ पहुंचा हूं। बाकी हाल एकांत में कहूंगा, और जो कुछ काम करना होगा उसकी राय भी दूसरे वक्त एकांत में ही आपके और दीवान हरदयाल सिंह के सामने पक्की होगी, क्योंकि अभी तक मैंने स्नान पूजा कुछ भी नहीं किया है। इससे छुट्टी पाकर तब कोई काम करूंगा। अब महाराज जयसिंह के चेहरे पर कुछ खुशी दिखाई देने लगी। दीवान हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि पंडित बद्रीनाथ को आप अपने मकान में उतारिए और इनके आराम की कुल चीजों का बंदोबस्त कर दीजिए, जिससे किसी बात की तकलीफ न हो। मैं भी अब उठता हूं। बद्रीनाथ, शाम को महाराज के दर्शन कहाँ होंगे?
क्योंकि उसी वक्त मेरी बातचीत होगी। जयसिंह, जिस वक्त चाहो मुझसे मुलाकात होगी। महाराज जयसिंह ने दरबार बर्खास्त किया। पंडित बद्रीनाथ को साथ ले दीवान हरदयाल सिंह अपने मकान पर आए और उनकी जरूरत की चीजों का पूरा पूरा इंतजाम कर दिया। जो कुछ दिन बाकी था, पंडित बद्रीनाथ ने जालिम खां की गिरफ्तार करने की तरकीब सोचने में गुजारा। शाम के वक्त दीवान हरदयाल सिंह को साथ ले महाराज जयसिंह से मिलने गए। मालूम हुआ कि महाराज बाग की सैर कर रहे हैं। वे दोनों बाग में गए। उस वक्त वहां महाराज के पास बहुत से आदमी थे। पंडित बद्रीनाथ के आते ही वे लोग विदा कर दिए गए। सिर्फ बद्रीनाथ और हरदयाल सिंह महाराज के पास रह गए। पहले कुछ देर तक चुनार के राजा शिवदत्त सिंह के बारे में बातचीत होती रही। इसके बाद महाराज ने पूछा कि नौगढ़ में जालिम खां की खबर कैसे पहुंची। बद्रीनाथ, नौगढ़ में भी उसने इसी तरह के इश्तेहार चिपकाए हैं, जिनके पढ़ने से मालूम हुआ कि विजयगढ़ में भी उपद्रव मचावेगा। इसीलिए हमारे महाराज ने मुझे यहां भेजा है। महाराज, इस दुष्ट जालिम खां ने वहां तो किसी की जान न ली। बद्रीनाथ, नहीं, वहां अभी उसका दांव नहीं लगा। अय्यार लोग भी बड़ी मुस्तैदी से उसकी गिरफ्तारी की फिक्र में लगे हुए हैं। महाराज, यहां तो उसने कई खून किए। बद्रीनाथ, शहर में आते ही मुझे खबर लग चुकी है। खैर, देखा जाएगा। महाराज, अगर ज्योतिषी जी को भी साथ लाते तो उनके रमल की मदद से बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाता। बद्रीनाथ, महाराज, जरा इसकी बहादुरी की तरफ ख्याल कीजिए कि इश्तेहार देकर डंके की चोट पर काम कर रहा है। ऐसे शख्स की गिरफ्तारी भी उसी तरह होनी चाहिए। ज्योतिषी जी की मदद की इसमें क्या जरूरत है। महाराज, देखें वो कैसे गिरफ्तार होता है। शहर भर उसके खौफ से कांप रहा है। बद्रीनाथ, घबराइए नहीं, सुबह शाम में किसी न किसी को गिरफ्तार करता हूं। महाराज, क्या ये लोग कई आदमी हैं। बद्रीनाथ, जरूर कई आदमी होंगे। ये अकेले का काम नहीं है कि यहां से नौगढ़ तक की खबर रखे और दोनों तरफ नुकसान पहुंचाने की नीयत करे। महाराज, अच्छा, जो चाहो करो। तुम्हारे आ जाने से बहुत कुछ ढांढस हो गई, नहीं तो बड़ी ही फिक्र लगी हुई थी। बद्रीनाथ, अब मैं रुखसत होऊंगा, बहुत कुछ काम करना है। हरदयाल, क्या आप डेरे की तरफ नहीं जाएंगे। बद्रीनाथ, कोई जरूरत नहीं, मैं पूरे बंदोबस्त से आया हूं और जिधर जी चाहेगा चल दूंगा। कुछ रात जा चुकी थी जब महाराज से विदा हो बद्रीनाथ जालिम खां की टोह में रवाना हुए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 7वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।